और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दौसा में प्रसूता की मौत पर बवाल मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपी लेडी डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल की संचालिका डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या की है। हत्या के मुकदमे के 5 घंटे के बाद अपने ही चैम्बर में उन्होंने फांसी लगा ली। प्रसूता की मौत के बाद जोरदार हंगामा हुआ था। डॉक्टर दंपति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक प्रसूता की मौत हुई थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था और इस बवाल के बाद डॉक्टर दंपति के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी लेडी डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल की संचालिका डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या की है। हत्या के मुकदमे में 5 घंटे के बाद ही चैम्बर में फांसी लगा ली है। दौसा से सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जो आनंद हॉस्पिटल है लाल रोड पे एक निजी अस्पताल है, इनकी डॉक्टर है अर्चना शर्मा। उन्होंने सुसाइड किया है। जो अस्पताल कैंपस है उसी के रूम में उन्होंने फंदा लगाकर जान दी है। घटनाक्रम के बाद पुलिस अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है, सुसाइड के केस की जांच कर रही है। हालांकि यह पूरा मामला सोमवार की घटना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोमवार को इसी अस्पताल में एक प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया था। देर रात करीब 2:30 बजे हंगामा शांत हुआ था और इस पूरे प्रकरण में जो डॉक्टर अर्चना शर्मा थी और उनके पति हैं डॉक्टर संदीप शर्मा, उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। रात को FIR दर्ज होने के बाद आज सुबह उन्होंने अस्पताल में ही सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस दोनों प्रकरणों को जोड़कर मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आत्महत्या के कारण क्या रहे। हालांकि यह भी हो सकता है कि डिप्रेशन में आकर ये आत्महत्या हो सकती है, क्योंकि कल की घटनाक्रम जिस तरह रहा, काफी देर तक हंगामा रहा, उसके बाद में भी सुसाइड हो सकती है। लेकिन पुलिस अभी जांच करती है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि सुसाइड के कारण क्या रहे। जी आशीष, देखिए जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया था, हो सकता है डिप्रेशन में जाकर डॉक्टर ने आत्महत्या की हो, लेकिन पुलिस फिलहाल वहां पर पूछताछ कर रही है लोगों से। क्या और कोई भी एंगल निकल सकता है इस सुसाइड के पीछे, आशीष? बिल्कुल, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। जो पहला, क्योंकि नॉर्मल काफी सारी क्राउड था और ग्रामीणों की भीड़ थी, ग्रामीणों ने हंगामा किया था। डॉक्टर, जो मृतक का डॉक्टर है और उनके पति, दोनों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया था और इसी कारण ये हत्या की FIR दर्ज हुई थी। और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। कई बार इस तरह के घटनाक्रम अनेक अस्पतालों में हो जाते हैं और FIR दर्ज होती है, उसके बाद में पुलिस जांच कर लेती है। लेकिन डॉक्टर ने उससे पहले ही सुसाइड कर लिया। पुलिस सुसाइड केस के बारे में इतना कह पा रही है कि पहले मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद में पूरे सुसाइड के सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। अभी तक सुसाइड नोट की भी तलाश की जा रही है कि उसके पास सुसाइड नोट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि कमरे को सील कर दिया गया है और अभी तक इस केस की जांच जो महुआ के जो लालसोट के DSP हैं वो कर रहे हैं। जी आशीष, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी, ये पता चल सका है? पुलिस का क्या कहना है मामले पर? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगामी 2 से 3 दिन बाद में ये रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में ये पता चल सकेगा कि जो केस कैसे हुआ, कारण क्या रहा, कितनी ऊंचाई से इन्होंने फंदा लगाया था और मौत का कारण क्या रहा, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन सुसाइड का कारण क्या रहा वो आसपास के लोगों के बयान से, कॉल डिटेल से, फोन से, इन सभी चीजों से पता चलेगी। पुलिस विस्तृत जांच कर रही है और एक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है ताकि डॉक्टर सुसाइड केस में सभी बिंदु सामने आ सके और मामले का खुलासा हो सके। आशीष, क्या ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सूचना मिली थी कि आनंद हॉस्पिटल में डॉक्टर रचना है जिन्होंने सुसाइड कर लिए। इस पर गए तो वहाँ घटनास्थल से डेड बॉडी उतार के घर पे ले गए थे, जहाँ से डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पोस्टमार्टम कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और कर लेते हैं अगली खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध हुआ है। डोटासरा के काफिलों को रोकने की कोशिश की गई है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए हैं। झालावाड़ रोड पर हैंगिंग ब्रिज के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं।
कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दौरे के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हुए थे। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोटा पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और जमकर काले झंडे दिखाते हुए उनका विरोध जताने लग गए। तो काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काफिला गुजर रहा था पीसीसी चीफ डोटासरा का, उसको बीच रास्ते में ही कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। काले झंडे उनके हाथों में आप देख सकते हैं। काले झंडे लेकर वे सड़कों पर उतरे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का काफिला रोककर विरोध प्रदर्शन किया। तो ये काफिला यहां से गुजर रहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, आप देख सकते हैं। इस दौरान यहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ता पहुंच गए और काफिला रोकने की कोशिश की गई। तो कार्यकर्ताओं ने डोटासरा को काले झंडे दिखाए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ रोड पर हैंगिंग ब्रिज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की गाड़ी गुजर रही थी। उनका काफिला यहां से गुजर रहा था। इसी दौरान यहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उनके हाथों में काले झंडे भी आप देख सकते हैं और काफिले को रोकने की कोशिश की गई है यहां पर। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर में बाजार में फायरिंग की गई है और बाजार में दिन दहाड़े गोली चलाई गई है। एक युवक बाल इस फायरिंग में बच गया है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोगों ने मौके से एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने फिलहाल बाजार में नाकेबंदी की है। तो नाकेबंदी कर दी गई है और जो आरोपी मौके से फरार है उसकी तलाश की जा रही है। और अब बात लपटों के विनाश लीला की। सरिस्का में आग का तांडव देखने को मिला है। आग बुझाने में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर 6 राउंड लगा चुके हैं। सिलीसेट झील से पानी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में ये आग फैल चुकी है। तो आपको बता दें 48 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सरिस्का से ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए कोशिश भी लगातार की जा रही है। सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या लगता है कब तक कामयाबी मिल पाएगी वायुसेना को? जी, आग का जो सितम है वो लगातार जारी है और जैसे जैसे अब शाम ढलता आ रहा है और हवा का जो रुख है वो लगातार तेज होती हवाएं जो है वो सरिस्का प्रशासन और राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों के लिए मुसीबत भरा जो समय है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अब कुछ देर पहले से जैसे जब शाम ढलने को अब आ रही है और हवा का जो रुख है वो तेज होता जा रहा है, उससे जो आग की लपटें हैं वो अब और विकराल रूप लेती जा रही हैं। तो इसकी वजह से आग पर काबू पाना बड़ी मुश्किल हो रही है। अब फिलहाल जो एयरफोर्स के जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो आज सुबह से ही लगातार पानी एयरलिफ्ट करके डाल रहे हैं, लेकिन चूंकि इलाके में 10 किलोमीटर से अधिक जो इलाका है वो आग अपनी जो आग है वो चपेट में ले चुकी है। राजेंद्र, आपने बताया कि हवाएं वहां पर चल रही हैं, इसके वजह से जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही थी उसके अकॉर्डिंग करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में आग फैल चुकी थी। तो क्या ये और भी ज्यादा क्षेत्रफल जो आगजनी जहां पर हुई है वो और भी ज्यादा फैल चुका है? जी, जो सरिस्का का जो पूरा इलाका है पहाड़ी जंगल है और पहाड़ों पर घास फूस जिस तरीके से होती है, जो झाड़ियां होती हैं, उन झाड़ियों में इन दिनों में जो जैसे गर्मी का मौसम आता है वो सूख जाती हैं झाड़ियां, घास सूख जाता है। वो उनमें जो आग लगी है वो आग का जो तांडव है वो लगातार नीचे जो है वो फैलता जा रहा है और उसकी वजह से जो है राहत और बचाव में जो लोग जुटे हैं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मधुमक्खी जो जंगल में बहुत सारी जगह जो मधुमक्खियों के बड़ी छत्ते हैं वो जो धुआं की वजह से मधुमक्खी छितरी है वो लोगों पर हमला कर रही है। वहीं
बागिन जो ST-17 है वो उसी इलाके में है। एक इलाके के जो पहाड़ है उससे जिस ऊपर आग लगी हुई है उससे मात्र 200 मीटर दूर पानी का एक एनीकट है, उस एनीकट के पास में ही बागिन है, वो अपने 2 शावकों के साथ मौजूद है। वहां पर अधिक प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आग है वो नीचे की तरफ नहीं उतरे, जिससे बागिन और उसके 2 शावक हैं वो कहीं न कहीं सुरक्षित करना पहली जो चुनौती है वो है कि कहीं बागिन और उसके शावक जो हैं उनको बचाया जा सके। दूसरी ओर जो गांव हैं उन इलाकों पर जो आग है वो लगातार हवा का रुख है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं आग को अभी रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। इसके लिए आप जयपुर, दौसा और सीकर के अलावा अलवर जिले के जो ग्रामीण इलाके, फॉरेस्ट का जो इलाका है, सरिस्का प्रशासन ने वहां के जो कर्मचारी हैं उनको बुला लिया है और 300 से अधिक स्टाफ जो लगा हुआ था उन्हें अब कुछ राहत मिलेगी। पिछले 3 दिन से लगातार वो लोग काम कर रहे थे, अब और अधिक स्टाफ मिल रहा है, तो उससे कहीं न कहीं अब जो राहत और बचाव जो है लगातार आग को बुझाने का काम है वो तेजी से और पकड़ेगा। राजेंद्र, आपने बताया कि स्टाफ और भी ज्यादा बढ़ाए जाने हैं, 2 हेलीकॉप्टर पहले से ही लगा हुआ है, क्या इसकी संख्या भी और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा बढ़ाना अभी शायद नहीं लगता इतना जल्दी कि उसे बढ़ाया जाए, और चूंकि इतना बड़ा एरिया है, हेलीकॉप्टर में एक बार एक जो राउंड होता है उसमें औसतन 3500 लीटर पानी हेलीकॉप्टर एक चक्कर में लेकर के आता है। तो बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। सीएम गहलोत PHED की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 6 बजे बैठक प्रस्तावित की गई है। CMR में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी और विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता सहित बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, PHED की समीक्षा बैठक होने वाली, अब से कुछ ही समय में शाम 6 बजे बैठक प्रस्तावित की गई है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। 52,000 की घूस लेते SHO को ट्रैप किया गया है। डूंगरपुर के रामसागड़ा में ACP ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले को हल्का करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। बांसवाड़ा ACP की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 लाख रुपए का डोडा चूरा बरामद किया गया है। 67 किलो डोडा चूरा के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने इसके साथ ही एक कार भी जब्त की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से, जहां पर 52,000 की घूस लेते SHO को ट्रैप किया गया है। और फिलहाल यहां वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए चोरों की चांदी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने सूने मकानों और शोरूमों के ताले तोड़कर नकदी, जेवरात और कीमती सामान चोरी की वारदातें देखी होंगी, लेकिन राजधानी जयपुर में दुस्साहसी चोर अब दिन दहाड़े अपार्टमेंट्स में घुसते हैं और पानी के टैंकों पर लगे लोहे के ढक्कन, महंगी साइकिल, सिलेंडर और बाइक चुरा लेते हैं। शहर में रोजाना ऐसी 10 से 15 वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस इससे बेखबर है। बदमाशों के निशाने पर शिप्रा पथ और महेश नगर इलाके की 30 से ज्यादा कॉलोनियां हैं, जहां ये बदमाश दोपहर के वक्त बाइक लेकर पहुंचते हैं, वहां आसपास घूमकर रेकी करते हैं। इसके बाद अपार्टमेंट और घरों के दरवाजे खोलकर पानी के टैंकों पर लगे ढक्कनों को हटाते हैं और चुरा कर भाग जाते हैं। इन CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बदमाश वारदात कर रहे हैं। CCTV फुटेज में नजर आ रहा ये चोर अपने साथ प्लास्टिक का थैला भी साथ लेकर आते हैं। अक्सर 2 बदमाश एक बाइक पर सवार रहते हैं। इनमें एक अपार्टमेंट के बाहर बाइक स्टार्ट कर खड़ा करता है, जबकि दूसरा बदमाश अंदर घुसकर चोरी करता है। इनमें एक बदमाश ढक्कन चुराते हुए पैर फिसलने से भी गिर जाता है।
वे लोहे के गेट से टकराता है, फिर ढक्कन चुराकर भाग जाता है। न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता ने इन कॉलोनियों में जाकर पड़ताल की तो सामने आया कि चोरी करने वाले इस गैंग में करीब 10 से 15 बदमाश शामिल हैं। ये बदमाश दोपहर में करीब 1 से लेकर 3 बजे और देर रात के वक्त चोरी करते हैं। और खबर राजसमंद से है, जहां रेलमगरा थाना क्षेत्र के कोलपुरा पंचायत कोंडिया गांव में कुछ दबंगों द्वारा मंदिर सेवा से जुड़े वैष्णव बैरागी परिवार के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार समेत समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि कुछ दबंगों ने मंदिर की डोली भूमि पर खेती करने वाले भैरवदास वैष्णव के साथ अभद्रता की है और उसके हिस्से की फसल भी लूट कर ले गए। वैष्णव समाज के परिवार प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको खेत खलिहानों से बहिष्कृत किया जा रहा है, मंदिर सेवा से बहिष्कृत किया जा रहा है। अल्पसंख्यक होने से उनको अन्य जाति के सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो और कोलपुरा में जो घटना घटित हुई है उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे लुटेरों पर, फसल लूटने पर, उन पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर, उन पर सोशल मीडिया पर अनगल प्रचार प्रसार करने पर, बदनाम करने पर, मंदिर सेवा बहिष्कृत करने पर उनको कठोर से कठोर दंड देवे। पहले तो वो उसकी सेवा पूजा आज ही दिलवाए और उसके साथ 2 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा उसको दिलवाए ताकि वो आराम से पूजा कर सके। इसके अलावा जिन्होंने उस फसल की लूट कारित करी है उनको, जिनको खाली पकड़ के खाना पूर्ति का काम किया है, उनको गैर जमानती अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनको गिरफ्तार किया जाए। और कर लेते हैं अगली खबर का। आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र के एक साधु ने युवक की डंडे से पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने साधु के खिलाफ आबू रोड सदर थाने में FIR दर्ज करवाई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र में एक साधु ने युवक की डंडे से पिटाई की है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से साधु बेरहमी से युवक की यहां पर पिटाई कर रहा है। वहीं अब पिटाई का ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने साधु के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। तो फिलहाल इस मामले पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन इस बीच इसका किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देख सकते हैं इस वीडियो में कि साधु के हाथ में एक डंडा है। पहले कुछ बातचीत होती है और फिर जमकर साधु जो है वो युवक को पीटने लगता है। दुबई एक्सपो में भारत की धूम है। न सिर्फ हिंदुस्तान के अंतरिक्ष विज्ञान में उड़ान की, बल्कि भारत के सांस्कृतिक विरासत को भी वहां पर दिखाया जा रहा है। दुबई एक्सपो से जो तस्वीरें आई हैं, वह हिंदुस्तान की दुनिया में बढ़ती धमक की कहानी बता रही है। दुबई एक्सपो, पहली बार किसी अरब देश में लगा तकनीक का मेला। यहाँ दिखता है भविष्य का शहर। दिल्ली से 2164 किलोमीटर दूर लगे इस मेले में न्यूज 18 जब पहुंची तो यहाँ पर हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक दिखी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने दुबई एक्सपो से ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर आप भी गर्व करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ दुबई में और दुबई के एक्सपो में मैं पहुंचा हूँ और मैं इंडिया पवेलियन में खड़ा हूँ, इसलिए आपको तिरंगा दिख रहा है, सुस्वागतम लिखा हुआ है। और अब मैं अगले कुछ मिनटों में कुछ को बताऊंगा कि भारत की संस्कृति और इनोवेशन का, इसके साथ स्पेस का बेजोड़ मेल क्या है आज इंडिया पवेलियन के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर, श्री राम मंदिर दिखाऊंगा, काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही दिखाऊंगा इसरो की टेक्नोलॉजी, साथ ही दिखाऊंगा योगा की ताकत। दुबई एक्सपो में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत दुनिया दिखेगी। ये स्पेस की दुनिया है। अब आपको मैं बताऊं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, जिसमें प्राचीन भारत की बात भी है।
एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भी बात है। इसके साथ साथ इंडिया का लिटरेचर और हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात बताई गई है। स्पेस के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने ऊंची छलांग लगाई है। चंद्रयान के बाद सूर्य, मंगल, शुक्र की बारी। बताया जाता है कि स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सवारी भी जाएगी। जब न्यूज 18 की टीम दुबई एक्सपो में हिंदुस्तान की शक्ति को देख रही थी तो उस वक्त हमारा भविष्य भी दिख रहा था। और अब मैं मौजूद हूँ भारत की स्पेस ताकत में। मैं मौजूद हूँ इसरो का जो यहाँ पवेलियन है उसके अंदर। इस इंडिया पवेलियन में जो इसरो का सेक्शन है वहां मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, यहाँ पर पहला रॉकेट हमारा कब उड़ा था वो भी बताया गया है 1980 के अंदर। और हमने लेटेस्ट किस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं उसका मुजाहरा किया गया है। ये वाकई नजारा अद्भुत है। दुबई एक्सपो में भारत की अंतरिक्ष में उड़ान की कहानी दिखाई गई है। इतने शानदार तरीके से पवेलियन को सजाया गया है कि जो भी जाता है देखता रह जाता है। और ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है जिसमें ये इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल गैलरी है जो कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और किस तरह से वो इतनी डायनामिक है। जिस तरह से उसमें बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अद्भुत मिश्रण है ये संस्कृति का, टेक्नोलॉजी का। और दुबई में हिंदुस्तानी संस्कृति और तकनीक का नमूना पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ आते ही दुबई में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। और अब ये सीढ़ियां जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, आपको मैं बता दूं, अब मैं आपको इंडिया पवेलियन के ऐसे फ्लोर पे लेके जा रहा हूं जो फ्लोर देखकर आपको बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो स्पेस से अब हम चल रहे हैं अपनी संस्कृति की तरफ, अब हम चल रहे हैं अपनी कल्चरल पावर की तरफ। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में राम मंदिर मॉडल रखा गया है तो काशी विश्वनाथ धाम की कहानी भी दिखाई जा रही है। जैसा मैंने बताया ये भारत की कल्चर पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब इंडिया पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर हूं और यहां पर ये काशी विश्वनाथ धाम है। वो काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस के तट पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जो महादेव की धरती पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जिस काशी विश्वनाथ धाम को हमने देखा वो कितना अद्भुत कितना अद्भुत बना है। और वो इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम है, यहां पर आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे और भी कल्चरल ताकतें देखने को मिलेगी। अब मैं मौजूद हूं सन टेम्पल कोणार्क के मॉडल के पास। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये बना हुआ है और ये भी इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। मैंने बोला था आपको ये जो इंडिया पवेलियन का हिस्सा है आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये है रण की वाव, पाटन, गुजरात। तो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है। ये हम कह सकते हैं इन्वर्टेड टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट स्टेपवेल्स इन गुजरात। इसको उसका हम मायना दे सकते हैं। बहुत ही परफेक्शन के साथ इसको बनाया गया है। रण की वाव पाटन को बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इसके अंदर करीब करीब 800 स्कल्पचर का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ ताजमहल भी है तो हम्पी का स्टोन चरियोट भी है। यहाँ स्वर्ण मंदिर के साथ जामा मस्जिद को भी दिखाया गया है। और अब हम इंडिया पवेलियन के उस गैलरी में मौजूद हैं जहां पर हरमिंदर साहिब है यानी गोल्डन टेम्पल है और श्री राम का मंदिर भी है। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। हरमिंदर साहिब जो कि अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, उसका रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है वो है। साथ ही जो प्रभु राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसका 3D मिनिएचर है। यहाँ पर किस तरह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए। और श्री राम का वो मंदिर जो 500 साल बाद या फिर कहें तो 50 साल की तो लीगल बैटल के बाद बन रहा है, उसका रेप्लिका है ये। और उसके साथ यहाँ पर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद तो पुरानी दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया का शेर भी यहाँ पर गरज रहा है।
और इस शेर के गरजने का मतलब है भारत में नौकरी बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत में कि वैश्विक स्तर पर शक्ति बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत के अंदर ग्रोथ होना। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में पीएम मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ ली गई तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। ये तस्वीरें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ते भारत की ये तस्वीरें हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग इंडियन पवेलियन में आए। दुबई एक्सपो से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की स्पेशल रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष शाहबाज ने इस पर 31 मार्च को पेश किया। इस पर बहस 31 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि बहस के फौरन बाद वोटिंग होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा दे दिया। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर 2 हिस्सों में तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ रूस अपनी बॉर्डर से क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार झड़प हुई। बीजेपी विधायक बीरभूम हिंसा मामले पर बहस की मांग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के विधायकों के बीच मारपीट हो गई। विधायकों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। महाराष्ट्र में एमआईडीसी श्रीरामपुर अहमदनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल